हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, आज अपने व्याख्यान में चर्चा करूंगी हृदय के बारे में। हृदय का हम भाग 1 आज चर्चा में लेंगे। जब हम हृदय की बात करते हैं तो एक अजीब सी हलचल दिलो दिमाग में छा जाती है कि ये हृदय जो 24 घंटे धड़कता रहता है किस प्रकार से कार्य करता है, इसके अंदर क्या संरचनाएं पाई जाती हैं या क्या भाग होते हैं जो आपस में परस्पर सहयोग से कैसे कार्य करते हैं। हृदय के भागों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हृदय हमारे शरीर में दो फेफड़ों के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ उपस्थित रहता है। एक तरीके से हमारे स्टर्नम के आगे वाले हिस्से में और डायफ्राम के ऊपर वाले हिस्से में ये झुका हुआ पाया जाता है। स्नायुओं के एक खड़े पर्दे के कारण हृदय का भीतरी खोखला भाग दो भागों में विभाजित हो जाता है। दाएं भाग में शुद्ध और बाएं भाग में अशुद्ध रक्त संचित रहता है। तो अगर हम हृदय को यहाँ पे देखें तो इसको अगर हम खड़ा डिवाइड करें तो एक भाग दायां और एक भाग बायां कहलाता है। बीच में पर्दे की एक दीवार रहती है जिससे दाएं और बाएं भाग का आपस में परस्पर संबंध नहीं हो पाता। फिर इन दोनों खड़े भागों में प्रत्येक के बीच एक आड़े पर्दे होने के कारण पुनः दो दो भाग हो जाते हैं। अर्थात अभी तो हमने इसे लंबवर्त जो है वो डिवाइड किया तो दायां और बायां बना। अब इसे हम जो है हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड करते हैं तो दाएं में ही दो भाग हो गए, एक ऊपर का एक नीचे का। इसी तरीके से बाएं भाग में भी एक ऊपर का और एक नीचे का हिस्सा। प्रत्येक बाजू के निचले और ऊपरी हिस्सों के बीच में एक छेद रहता है जिसमें एक ही ओर खुलने वाला पर्दा या वॉल्व पाया जाता है। प्रत्येक भाग का ऊपरी हिस्सा ग्राहक कोष्ठ या आलिंद अथवा ऑरिकल कहलाता है, जबकि निचला हिस्सा शेपक कोष्ठ या निलय या वेंट्रिकल कहलाता है। ग्राहक कोष्ठ की अपेक्षा शेपक कोष्ठ या आलिंद की अपेक्षा निलय के जो है वो आकार में बड़े होते हैं और इनकी दीवार भी जो है वो आलिंद की अपेक्षाकृत मोटी होती है। क्यों? क्योंकि इनमें फेफड़ों तथा शरीर के अन्य समस्त भागों की छोटी केश वाहिनियों में रक्त भेजने का इनको कार्य करना होता है। तो इस प्रकार से हृदय के 4 भाग हो गए। ऊपर दायां आलिंद, बायां आलिंद 2 भाग, दायां निलय और बायां निलय, ऐसे करके कुल 4 भाग जो हैं वो पाए जाते हैं। आइए अब हम चर्चा करें एक एक के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। अभी जब हम हृदय की बात कर रहे थे तो उसमें एक दाएं भाग और एक बाएं भाग की बात हमने की। यहाँ दायां भाग मैंने थोड़ा पीले रंग से दर्शाया है। बायां भाग जो है वो थोड़ा सा ब्लैक कलर का है। इसी में ये जो ऊपरी भाग है ये आलिंद है, जबकि ये निचला हिस्सा जो थोड़ा सा लंबा हमने जैसे चर्चा की ये थोड़ा सा बड़ा और मांसल होता है, ये कहलाता है निलय। पहला दाहिना ग्राहक कोष्ठ या दायां आलिंद। यह हृदय के दाहिनी ओर का ऊपरी भाग होता है। शरीर के ऊपरी और निचले भाग से आने वाला सब अशुद्ध रक्त ऊर्ध्व महाशिरा और अधो महाशिरा अर्थात सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा द्वारा इस भाग के अंदर उंडेला जाता है। तो शरीर का जितना भी अशुद्ध रक्त है वो सारा आकर के कहाँ इकट्ठा होता है? दाएं आलिंद के अंदर। इसकी दीवार पतले स्नायुओं की बनी होती है। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में एक द्वार होता है
जिसके नीचे शेपक कोष्ठ की ओर खुलने वाला यह 3 भागों से बना हुआ त्रिदल पर्दा या ट्राइस्पिड वॉल्व कहलाता है। यह पर्दा रक्त केवल आलिंद से निलय की ओर ही जाने देता है, यह कभी उल्टी दिशा में नहीं बह सकता। अर्थात इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे वॉल्व पाया जाता है जो कि त्रिदलीय या जिसके 3 पर्दे जो होते हैं ट्राइकस्प इसमें होते हैं। 3 कप बने हुए होते हैं इसके अंदर। ये ऊपर से नीचे ही रक्त को भेजता है वापस। ये जो बीच का पर्दा है ये खुल करके नीचे वाले रक्त को ऊपर नहीं जाने देता। दूसरा, दायां निलय या लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो है वो दायां निलय है। ये दाईं ओर का निचला भाग है। इसकी दीवार आलिंद की अपेक्षा अधिक मोटी होती है। इसके एवं आलिंद के बीच त्रिदल पर्दा पाया जाता है। निलय की दीवार के भाग से पेपिलरी नामक स्नायु आगे उठे होते हैं और त्रिदल पर्दे को खोलने और बंद करने वाले 3 भाग खुले हुए इस स्नायु से कॉटी टेंडनी नामक नाजुक धागों से जो है ये बंधे हुए रहते हैं। इसकी चर्चा हम थोड़ा विस्तार से करेंगे जब हम विभिन्न प्रकार के वॉल्व के बारे में भी पढ़ेंगे। ये त्रिदल पर्दे उलट करके आलिंद की ओर नहीं खुल सकते हैं। दाहिने निलय के ऊपर और फेफड़ों की तरफ अशुद्ध रक्त या इम्प्योर ब्लड ले जाने वाली धमनी आर्टरी रहती है, जिसके प्रारंभ में 3 अर्धचंद्राकृति पर्दे या पल्मोनरी वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ से जो है वो एक धमनी निकलती है जो कि पल्मोनरी धमनी कहलाती है, जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड जो है वो निकल करके जाता है। तीसरा है बायां ग्राहक कोष्ठ या बायां आलिंद। यहाँ मैंने ये जो हरे रंग से इस भाग को प्रदर्शित किया है, ये तो है आपका बायां आलिंद और ये है बायां निलय। यह हृदय बाईं की बाईं ओर ऊपरी भाग में पाया जाता है। हृदय के दाहिनी ओर इसका संबंध केवल जो पर्दों की केशवाहिनी नलिकाओं से ही ये जुड़ा हुआ होता है। फेफड़ों से आने वाली फुफ्फुसीय धमनियां या जिनको पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं, वे फेफड़ों में शुद्ध रक्त या प्योर ब्लड लेकर के आती हैं और इस भाग में ला करके उंडेल देती हैं। बाएं आलिंद की दीवारें पतली होती हैं। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में एक द्विदल वॉल्व या बायकस्पिड जो है वॉल्व रहता है। यहाँ पे ये 2 जो हैं आप देख सकते हैं, ये एक इसका कस्प और ये दूसरा जो कॉडी टेंडिनी नामक सूत्रों से या धागों से बंधे हुए होते हैं। बायां शेपक या बायां निलय या लेफ्ट वेंट्रिकल, यह हृदय का चौथा और अंतिम नीचे की ओर का भाग होता है। यह शरीर के सब भागों में केशवाहिनियों द्वारा रक्त भेजने का कार्य करता है, इसलिए इसकी स्नायुओं से बनी हुई दीवार अन्य सभी भागों से मोटी होती है। ये वाला जो भाग है विशेष रूप से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहीं से शरीर के समस्त भागों में शुद्ध रक्त को ले जाने वाली महाधमनी निकलती है। बाएं निलय और बाएं आलिंद के बीच माइट्रल नामक एक द्विदलीय पर्दा रहता है। इस पर्दे के छोर भी कॉडी टेंडिनी नामक धागों द्वारा पेपिलरी स्नायुओं से बंधे हुए रहते हैं। यह पर्दा भी एक बार बंद होने के बाद आलिंद की ओर पलट करके नहीं खुल सकता। बाएं निलय के ऊपरी बाजू से महाधमनी या एओर्टा नामक एक बड़ी धमनी निकलती है। इसके प्रारंभ में 3 अर्धचंद्राकृति पर्दे या एओर्टिक वॉल्व जो हैं वो पाए जाते हैं, जो केवल धमनी की ओर खुलते हैं, जिससे रक्त बाएं निलय से महाधमनी में जा तो सकता है
लेकिन बाएं निलय में वो पुनः पलट करके नहीं आ पाता। इस प्रकार बाएं निलय जो बायां निलय है वो शरीर के ऊतकों को पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करने हेतु रक्त वितरण करने के लिए रक्त भेजने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब रक्त की दीवारें या वॉल्स ऑफ द हार्ट, ये जो हमारा हृदय है उस पे 3 तह या ये 3 दीवारों का मिलकर के बना हुआ होता है। पहला पेरिकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम, तीसरा एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो सतह है वो हृदय की सबसे बाहरी दीवार होती है जो 2 तहों की बनी हुई होती है। इन दोनों तहों के बीच एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसके कारण हृदय का आंकुचन प्रसरण से दोनों तह के बीच में घर्षण ना हो। तो ये जो ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली पेरिकार्डियम सतह है ये 2 तहों की मिलकर के बनती है। दूसरी है मायोकार्डियम, बीच की पेशीय तह या दीवार है। इसकी मोटाई बाएं निलय से ज्यादा होती है क्योंकि इससे अधिक कार्य करना पड़ता है। दाएं निलय को सिर्फ फेफड़ों में रक्त भेजना होता है, इसलिए वहां इसकी मोटाई कम होती है। मायोकार्डियम की क्रिया से रक्त का परिसंचरण होता है। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि इन तीनों तह में सबसे मोटी तह कौन सी है? मायोकार्डियम। क्यों? क्योंकि यही वो स्थान या जगह है जिसके ऊपर रक्त स्राव या जो रक्त परिसंचरण होता है उसमें सबसे सर्वाधिक दबाव इसी को झेलना पड़ता है। और सबसे अंदरूनी सतह कहलाती है एंडोकार्डियम, जो हृदय की अंदर वाली परत है। ये चिकनी होती है, स्मूथ होती है, पतली कला है और ये चपटी उपकला कोशिकाओं से निर्मित होती है ना। यह परत हृदय के कक्षों तथा हृदय वाल्व को आच्छादित करती है। अब हम बात करेंगे हृदय के विभिन्न वाल्व की बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के वाल्व जो हैं वो हमारे हृदय के अंदर पाए जाते हैं। कहीं पे बायकस्प है, कहीं पे ट्राइकस्प है। ये द्विदलीय या त्रिदलीय जो है वो पर्दे पाए जाते हैं। हृदय में प्रमुख रूप से 4 वाल्व होते हैं। इनका कार्य गलत दिशा में रक्त के प्रवाह को रोकना है। सबसे पहला है बायां एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या द्विदलीय पर्दा, दूसरा दायां एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या त्रिदलीय पर्दा, तीसरा महाधमनी का पर्दा और चौथा है फुफ्फुसीय वाल्व। तो जो महाधमनी का पर्दा है ये वाल्व 3 अर्धचंद्राकार पल्लों का बना हुआ होता है और महाधमनी के प्रारंभ होने के स्थान पर उपस्थित रहता है। इसके 2 पल्ले मुड़े हुए किनारों की महाधमनी की दीवार से जुड़े रहते हैं, जबकि तीसरा पल्ला जो है इसका वो सीधा रहता है। आपने घरों में दीवार जो ये दरवाजे हैं उनको भी देखा होगा कि कुछ दरवाजे जो हैं वो बीच में से कटे हुए 2 पल्ले उसमें पाए जाते हैं। किसी में 1 पल्ले का दरवाजा, जैसे मेन गेट होता है, 1 पल्ले का दरवाजा होता है। तो इसी प्रकार से ये 3 अर्धचंद्राकार पल्लों के बने हुए होते हैं। इस प्रकार महाधमनी के सामने 3 पैकेट्स जो हैं के बन जाते हैं। जैसे ही रक्त बाएं निलय से महाधमनी में जाता है ये पैकेट्स वाहक की दीवार से सट जाते हैं, परंतु निलय से रक्त गलत दिशा में जाने पे ये पैकेट्स रक्त से भर जाते हैं और फूल जाते हैं और फूल करके जो है ये छिद्र को वापस बंद कर देते हैं। तो यदि लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जो है यहाँ पे जब ये रक्त जा रहा होता है तो यहाँ पे अगर रक्त पलट करके वापस वेंट्रिकल में आना चाहे तो ये दरवाजे उससे बंद कर देते हैं। चौथा फुफ्फुसीय वाल्व या पल्मोनरी वाल्व। यह वाल्व भी बनावट में
एओर्टिक वॉल्व के समान ही होता है। ये फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी आर्टरी के मुख्य भाग को बंद करके धमनी से दाहिने निलय में उल्टे प्रवाह को रोकता है। ये इस जगह पर आप देख सकते हैं। हमने चर्चा की हृदय के वॉल्व के बारे में। अब अलग अलग प्रकार की वाहिनियां जो कि रक्त को ले जाने का कार्य करती हैं या जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। रक्त वाहिनियां खोखली नलियों में नलियां हैं जो ऑक्सीजनेटेड या शुद्ध रक्त का इसको सभी भागों में शरीर के पहुंचाती है और डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध रक्त को शरीर के समीप से एकत्र कर हृदय तक ले जाती हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं। पहला, धमनियां या आर्टरीज। ये नलिकाएं शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में भेजने का कार्य करती हैं। सिर्फ फुफ्फुस धमनी इसका अपवाद है क्योंकि वहां पे अशुद्ध रक्त का संवहन या परिसंचरण होता है। बड़ी धमनी अनेक पतली धमनियों में विभाजित हो जाती हैं। इन्हें ऑर्ट्यूल्स भी कहते हैं। धमनियों की दीवारें 3 परतों की बनी हुई होती हैं: ट्यूनिका एंडेविया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। पहली, ये तंतुमय बाहरी आवरण है। दूसरा, यह मध्य आवरण होता है जो अनैच्छिक पेशी और लचीले ऊतक का बना हुआ होता है। जबकि ट्यूनिका इंटीमा जो है वो इसका धमनी का भीतरी आवरण है। ये एंडोथीलियम का बना हुआ चिकना आवरण होता है। इसमें रक्त सरलता से बहता है। नेक्स्ट है शिराएं। ये नलियां अशुद्ध रक्त का संवहन करती हैं। फुफ्फुसीय शिराएं जो हैं वो इसका अपवाद है क्योंकि इनमें शुद्ध रक्त बहता है। इनकी दीवारें पतली होती हैं। इनकी दीवारें भी धमनियों की दीवारों के समान 3 आवरणों की बनी होती हैं। शिराओं में कहीं कहीं पे वॉल्व भी लगे रहते हैं जो गलत दिशा में रक्त प्रवाह को रोकते हैं। शिराओं में जो है वो पेशी और लचीले ऊतक कम होते हैं, इसलिए इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। शिराएं या वेन्स जो हैं वो शरीर के बाहरी हिस्से में अधिक पाई जाती हैं। इनमें रक्त दबाव कम होता है। केशिकाएं जुड़कर छोटी छोटी होती जाती हैं और ये छोटी छोटी शिराएं मिलकर के ऊर्ध्व महाशिरा, सुपीरियर वेना और अधो महाशिरा, इंफीरियर वेना के नामक 2 शिराएं बनाती हैं। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका जाल जो है वो शरीर में फैला रहता है और शरीर में अशुद्ध रक्त चूंकि ये ले जाने लाने का कार्य करती हैं, अतः इसे ब्लू कलर से परिलक्षित किया गया है। धमनी एवं शिराओं में अंतर क्या है? धमनियां जो हैं वो शरीर हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने का कार्य करती हैं, जबकि शिराएं जो हैं शरीर के भागों से हृदय की ओर रक्त को लेकर के आती हैं। दूसरा, फेफड़ों की धमनियों के अलावा सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। इसी प्रकार से फेफड़ों की शिराओं के अलावा भी सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियों की दीवारें मोटी और खुली हुई होती हैं, जबकि शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। धमनियों की दीवारों की शरीर के भीतरी भाग में पाई जाती हैं, जबकि जो शिराएं या वेन्स हैं वो हमारे शरीर के बाहरी भागों में पाई जाती हैं। धमनियों में रक्त झटके के साथ बहता है, जबकि इसमें रक्त धीमी गति से प्रवाहित होता है। छठा, रक्त का दबाव आर्टरीज में अधिक होता है। ये धमनियां फूलने वाली होती हैं। इनका रंग गुलाबी होता है और नाड़ी स्पंदन के इसमें स्थान पाए जाते हैं, जबकि शिराओं में रक्त का दबाव कम होता है। शिराएं पिचकने वाली होती हैं। इनका रंग जो है वो नीला होता है। क्यों नीला होता है? क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त
उपस्थित रहता है। इसमें नाड़ी स्पंदन के स्थान नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें केशिकाएं या केश वाहिनियां। यहाँ पे आप बच्चों संरचनाएं देख सकते हो कि जैसे अगर ये शिरा जा रही है तो शिरा आगे जा करके बहुत ही पतली पतली असंख्य जो है वो शिखाओं में विभाजित हो जाती हैं और बहुत बारीक मतलब बालों जैसी संरचना में ये परिवर्तित हो जाती हैं और बनकर आगे जाकर के ये एक जालनुमा संरचना बनाती हैं। तो ये जो कैपिलरीज हैं ये धमनियां विभाजित होते होते बहुत पतली केश के समान केशिकाओं का रूप ले लेती हैं। ये इतनी बारीक और पतली होती हैं कि हमें दिखाई नहीं देती। ये आपस में जाली के समान गुथी हुई रहती हैं। इनकी बारीकी का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि 1500 से 3000 तक की केशिकाएं एक साथ रखें तो भी इनकी मोटाई 1 इंच के बराबर ही होगी। शरीर के कुछ स्थानों को छोड़कर जैसे दांत, पुतली, त्वचा का ऊपरी भाग, इनको छोड़ें तो ये शरीर पूरे शरीर में फैली हुई होती हैं। केशिकाओं के कारण ही क्रोध, आवेश या लज्जा के समय चेहरे पर लालिमा देखी जा सकती है। इनके कार्य: पहला, हार्मोन्स को रक्त में पहुंचाना। दूसरा, शरीर के सभी अंगों को भोजन पहुंचाना। तीसरा, आंतों से पोषक तत्वों को ग्रहण करना। चौथा, मूत्रपिंड या किडनी में मूत्र को छानने का कार्य करना। और पांचवा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली करने में सहायता करना। जब हम हृदय के धड़कने की बात करते हैं तो उसे हम स्पंदन कहते हैं और इसी धड़कने की प्रक्रिया को हम हार्ट बीट भी कहते हैं। जब हम हार्ट बीट चेक कराते हैं तो वहाँ पे उस जो डिवाइस इसे चेक करता है उसमें एक ग्राफ नुमा संरचना बनती है जो इस प्रकार की होती है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। हृदय की यह गति कम या अधिक हो सकती है। हर धड़कन के पहले आलिंदों का संकुचन होता है, फिर निलय संकुचित होते हैं और फिर दोनों एक साथ शिथिल होते हैं। और ये क्रम जो है, अब देखिए कितना आश्चर्यजनक है कि जीवन पर्यंत एक समान जो है ये प्रक्रिया चलती रहती है। हृदय के संकुचन को सिस्टोल और शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं। ये दोनों मिलकर हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल बनाते हैं। हृदय की प्रत्येक धड़कन आलिंद के एक बिंदु से प्रारंभ होती है जिसे पेसमेकर या गति प्रेरक या साइनोएड्रियल नोड, ऐसे नोड भी कहते हैं। यह स्थान उस स्थान पर होता है जहां ऊपरी महाशिरा हृदय में प्रविष्ट करती है। हृदय की एक धड़कन में जो है 1 सेकंड का समय लगता है। हृदय की धड़कन को प्रभावित करने वाले तत्व या फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ट बीट। आयु है पहला फैक्टर। शिशुओं की हृदय धड़कन अधिक होती है। जन्म के समय लगभग 120 से 130 होती है और जैसे जैसे आयु बढ़ती है ये कम होती जाती है और बुढ़ापे में जो है वो स्पंदन कम हो जाता है काफी। इसी प्रकार से जो है लिंग भी प्रभावित करता है। स्त्रियों की हृदय धड़कन पुरुषों की अपेक्षा तेज होती है। शारीरिक स्थिति: जो लोग व्यायाम करते हैं ऐसों की धड़कन जो है वो तेज और आराम के समय पे हृदय दर जो है वो कम हो जाती है। मानसिक स्थिति: भावावेश और उत्तेजना में जो है इसकी गति बढ़ जाती है। स्वभाव: शांत प्रकृति वाले लोगों की हृदय गति मंद, क्रोधी स्वभाव वालों की तीव्र होती है। बीमारी या अस्वस्थता, बुखार, रक्तस्राव आदि के समय पे हृदय गति या हृदय स्पंदन या हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार से नाड़ी गति भी होती है जिसे कि हम पल्स कहते हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और धमनी का वह भाग जिस पर अंगुली का दबाव होता है हृदय द्वारा भेजे गए रक्त से फैल करके चौड़ा हो जाता है।
इस फैलने या चौड़ा होने को का धक्का जो है वो अंगुलियों में अनुभव हम कर सकते हैं। परंतु जब रक्त उस स्थान से आगे बढ़ जाता है तो ये धमनी फिर से दब जाती है। इस प्रकार रक्त का रेला फिर से आने पर धमनी के प्रसारित होने का अनुभव अंगुलियों को होता है। यही क्रम जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है और जब तक नाड़ी चलती है व्यक्ति जीवित माना जाता है। नाड़ी गति जैसे ही बंद हो जाती है व्यक्ति की मृत्यु समाप्त या जीवन जो है वो समाप्त हो जाता है। नाड़ी दर इसे आयु, लिंग, उत्तेजना, परिश्रम, तत्परता और शारीरिक अवस्था प्रभावित करती हैं। बाल्यावस्था में नाड़ी दर अधिक होती है, आयु बढ़ने पे ये धीरे धीरे कम होती जाती है और बुखार की स्थिति में ये पुनः जो है वो बढ़ जाती है। एक वयस्क 1 मिनट में 72 बार जो है उसकी नाड़ी की गति होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रक्तदाब या ब्लड प्रेशर जिसे कहा जाता है। रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दबाव रक्तदाब कहलाता है। दूसरे शब्दों में हृदय की धड़कन या संकुचन से धमनी की लचीली दीवार पर एक तनाव विकसित होता है। धमनी की दीवारों पर रक्त संचरण के द्वारा निर्मित होने वाला तनाव ही रक्तदाब कहलाता है। ये दाब हृदय चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होता है। निलय या वेंट्रिकल जो है वो संकुचन के दौरान जब बायां निलय रक्त को महाधमनी में बलपूर्वक धकेलता है तब रक्त का दबाव सबसे अधिक होता है। इसे सिस्टोलिक रक्तदाब कहते हैं। प्रौढ़ व्यक्तियों में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 से 140 मिलीमीटर पारे के बीच और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 70 से 80 के बीच में रहता है। इस रक्तदाब का घटना बढ़ना अस्वस्थता तथा स्थित रहना स्वस्थता का परिचायक होता है। रक्तदाब के बढ़ने को उच्च रक्तदाब या हाइपरटेंशन कहते हैं और जब रक्तदाब कम हो जाता है तो इसे निम्न रक्तदाब या लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन भी कहते हैं। सामान्यतया हमारा रक्तदाब आयु के अनुसार जो है वो +90 से +10 रहता है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति की आयु 50 है तो उसका रक्तदाब जो है वो 50 + 90 - 10% 130 mm ऑफ Hg होना चाहिए। नीचे का दाब या सिस्टोलिक प्रेशर हमेशा 70 से 90 ही रहता है। और जैसे कि हार्ट बीट को कई चीजें प्रभावित करती हैं वैसे ही इसे भी व्यायाम, खिलने का समय, क्रोध आदि स्थिति जो है वो इसे ट्रिगर कर देती हैं। तो आज बच्चों हमने विस्तार से पढ़ा या जाना कि हृदय किन भागों से मिलकर के बनता है, कैसे उसमें रक्त प्रवाहित होता है, कौन सी अपवाद वाली शिराएं या धमनियां हैं और कैसे अशुद्ध रक्त जो है वो शुद्धिकरण के लिए हृदय के पास में आता है और उसमें अलग अलग भागों में ये रक्त कैसे घूमता है। धन्यवाद।